बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के इलाके कटी पहाड़ी से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वो इलाका है जो पिछले कई दिन से बहुत ज़्यादा कशीदगी का शिकार है। यहाँ पे कत्ल गारत हुई है। ये इलाका काफ़ी दिनों तक बंद रहा। इस इलाके में जो सूरत हाल थी उसका कौन जिम्मेदार था, यहाँ पे क्या जुल्म सितम हुआ और इसका कोई हल हम निकाल सकते हैं या नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। हम कटी पहाड़ी से जो मुल्का इलाके हैं इनमें भी जाएंगे और इसके अलावा औरंगी टाउन और अलीगढ़ बाज़ार जो कि अभी तक बंद है वहाँ भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो कटी पहाड़ी का इलाका है और जो आसपास के इलाके हैं यहाँ जो सूरत हाल रही है इस पे बात करेंगे हमारे अपने नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर साहब से। डोगर साहब, आपने इस इलाके को इतने दिन तक कवर किया है, कुछ हमें आप पस मंजर बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता रहा है? हमें सब ये तकरीबन पहली दफ़ा नहीं हुआ है, तकरीबन 6-7 मरतबा उस अरसे में तकरीबन ये हुआ है सारा। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ या पहले हुआ उसमें हमने तकरीबन बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया। गवर्नमेंट लेवल पे तो उसकी तहकीकात या अनुकारी करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन हमने अपने तौर पर ऑब्जर्व किया, उन फाइंडिंग्स ली कि हुआ क्या असली। बेसिकली इन इलाकों में होती है एक शरारत। यहाँ पठान है एक तरफ मुहाजिर आबादी है, उससे थोड़ा सा आगे जाए तो एक बलोच गोट है, बलोच आबादी भी यहाँ पर आबाद है। लेकिन आपस में ये लोग बलोच, पठान और मुहाजिर जो हैं बिल्कुल सालों से तकरीबन यहाँ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, घर से घर जुड़े हुए हैं, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, एक दूसरे के दुख दर्द और सब चीज़ में ये बराबर के शरीक हैं। हमने नहीं देखा कि इनके अपने अंदर कोई इस कदर ऐसी नफरत हो। लेकिन तमाम जो वाक़यात हुए जो जिसमें हलाकतें हुई मुख्तलिफ औकात में जो कि होते रहे, या ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ जिसमें 100 लोगों की हलाकत हुई इस वाक़े में या इससे लिंक में जुड़े हुए 4 दिन के दौरान, तो उसमें हमने देखा कि कोई शरारत होती है, कोई अचानक किसी एक जगह से एक शरारत होती है, उसके नतीजे में जानी नुकसान शुरू होते हैं जो फैलते 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 शहर के आसपास की आबादियों में होता है। एक छोटे लेवल का जंग होता है जिसमें 3 दिन का, जिसमें 40 के करीब हलाकतें होती हैं अमूमन। लेकिन ये कुछ बड़ा फेज था। ये पिछले 6 महीने में कितने लोग मारे जा चुके हैं? कराची में अगर पिछले 6 महीने का करें तो इन 4 दिनों के दौरान हलाकतें हुई। लेकिन इस जो महीना अभी चल रहा है इसके अंदर अब तक 150 से ज्यादा हमवात हुई। और अगर पिछले 6 महीने का ले कराची में तो 1000 से कुछ ज्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं इस तकरीबन 6 महीने के दौरान। अभी साल पूरा बाकी है और सिचुएशन टेंस से टेंस होती जा रही है। अच्छा, तो अगर हम जायजा ले कराची में सूरत हाल का कि कराची इतना खतरनाक नहीं है। कराची के ये अच्छा फिर इस इलाके को देखें, औरंगी का ये तकरीबन 5 या 7% इलाका है टोटल। औरंगी जो 1965 से जो आबाद होने वाला औरंगी है और इसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रहने हैं, पीसफुल और बहुत एक लंबे इलाके पे फैला हुआ इलाका है। ये एक जो पट्टी आपने देखी 4 से 5 किलोमीटर बनारस तक, कटी पहाड़ी तक, कस्बा कॉलोनी, मुसलमाबाद, आगे अलीगढ़ कॉलोनी, इन इलाकों में तो जो शोरिश होती है सारी इस एरिया में होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पीस देखें कराची के अंदर 1900 मैं जिक्र करूंगा कि पिछले सालों का कि यहाँ एक तकरीबन 1000 लोग 6 महीने के दौरान मरे। तो 1900 तकरीबन ये 99 का जो दौर था कराची में 85 किलिंग हुई थी पूरे एक साल के दौरान। 99 में 2000 में 84 हुई थी, 2001 में 107, जबकि 2002 है उसके अंदर 87। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो ये जो दौरानिया बढ़ा है 2008 से स्टार्ट हुआ जिसमें 777 लोग मरे और 2009 में 801 और पिछला जो साल गुजरा उसमें 1339 जो कि हाईएस्ट था। कटी पहाड़ी से मुल्का कस्बा कॉलोनी के अक्सर अंदरूनी बाजार अभी तक बंद हैं, गलियां वीरान नजर आती हैं। हमने इलाके के नौजवानों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों पर बैठकर हालात का जायजा लिया। इस इलाके को अभी तक खौफ और दहशत ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मुतासरा लोगों का हुकूमत पर एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये कटी पहाड़ी से मुंसलिक कस्बा मार्केट है। पिछले 6-7 दिन से ये मार्केट अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस बंद थी। आज इस मार्केट में अक्सर दुकानें खुल गई हैं और ये जो दुकानें खोली गई हैं इनमें हमें पश्तो बोलने वाले दुकानदार भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उर्दू बोलने वाले भी नजर आ रहे हैं, दीगर जुबानें बोलने वाले भी नजर आ रहे हैं। हम इन तमाम जो दुकानदार हैं इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 6-7 दिन तक ये मार्केट क्यों बंद थी और अब ये मार्केट जब खुल गई है तो इस बात की क्या जमानत है कि यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कायम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बखरूज अमीन। कितने दिन के बाद आपने अपनी दोबारा रेडी लगाई है? मैंने रेडी लगाया 6 दिन के बाद नहीं लगाया। अच्छा, तो 6 दिन क्या करते रहे आप? 6 दिन घर में बैठा। घर कहाँ है आपका? घर इधर सामने है ना, उधर तो पठान लोग हैं। अच्छा, उधर भी पेयरिंग शुरू हो गया, उधर भी पेयरिंग शुरू हो गई। तो 6 दिन आप घर में बैठे रहे? 6 दिन घर में बैठा।
हाँ। तो आज पहले दिन रेडी लगाई आप? पहले दिन लगाया। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या मुझे दिखाना चाह रही हैं? ये इधर के इतनी फायरिंग होती है, हम लोग इधर से कहीं भी नहीं जा सकते, हम लोग इधर हम लोग के पास खाने को कुछ भी नहीं है। ये लोग मुसलसल फायरिंग करते हैं, वहाँ पर हमारे इतने लोग जख्मी हुए हैं। ये हुकूमत ने जानबूझ के कराया है। जानबूझ के क्यों कराया हुकूमत ने? ये हुकूमत अपनी ताकत का मजारा गरीबों पे कर रही है। ये उनका तन बदन के कपड़े, रोटी, मकान सब कुछ छीन रही है। भेजा भी नहीं जाता, सिर्फ हमारे ऑपरेशन करवाए जाते हैं, ऊपर किसी को नहीं भेजा जाता। हमारे पास ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं, हमारे बाजार मार्केट खुलती है उनको बंद करवा दिया जाता है। सब हमारे साथ जुल्म कराया जाता है। हमारा पानी बिजली सब कुछ बंद, ऊपर से पीएमटी पे गोलियां मारते, पीएमटी तक फाड़ देते हैं लोग। अच्छा, बहुत जुल्म करते हैं हम लोगों पे। गली में हम लोग खड़े नहीं हो सकते, रोड पे हम आ नहीं सकते, काम काज हम जा नहीं सकते। बनारस पे जाओ तो वहाँ मारते, कटी पाड़ी पे जाओ यहाँ मारते हम लोगों को। ये मार्केट इतने दिन बंद रही, तो अब इतने दिनों के बाद ये खुल गई है मार्केट। कोई आप लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने कोई एक दूसरे के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला है कि अब ये मार्केट बंद ना हो, ये बाजार बंद ना हो, आपका काम चलता रहे? कोई खोल नहीं पा रहा, यहाँ से कुछ सामान लेने बाहर जा नहीं सकता। ये मारते हैं, अभी भी मारते हैं, लूटामारी करते हैं लोग, मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। उस वक्त जब सब्जी वाले बेचारे गए सब्जी लेने के लिए, उनको लूट लिया, 27,000-28,000 रुपए इनकी लूट लिए। ये जो पुलिस और ये पुलिस और हमारे के लिए जंपे बनाई है, ये जो पुलिस और रेंजर्स खड़ी है, नहीं करते कुछ भी नहीं करते भाई। और जब पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है, बंदा लूट रहे हैं, बोल रहे हैं, बोले हमारा क्या लेने आए थे आप, कहाँ और यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास खैरात नहीं रही है, क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे तुम। अच्छा, यूँ बोलते हैं ये पुलिस वाले। और इन्होंने जंपे बनाई, आप देखें उतरते वक्त कटी बाड़ी तक उतरे मत देखें, किसी जंप पे खतरनाक। आप क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन में जॉब करता हूँ। तो आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ मैं। ये आप कुछ हमें कुछ गाइड करेंगे कि इधर ये जो वायलेंस है इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, और कोई भी नहीं। हुकूमत को क्या फायदा है? सारा काम एजेंसी वगैरह का है। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, गेट से बाहर निकाले। मेरे दोस्त को 2 गोलियां लगी हैं यहाँ, यूँ गेट से बाहर निकाल लें। कुछ सोच नहीं हुकूमत का। वहाँ से फायरिंग हो रही है, वो मोर्चे बनाए उन्होंने कटी पहाड़ी के ऊपर, स्ट्रेट फायरिंग कर असला उनके पास, स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं कि इतने उनके पास रेंज है कि वहाँ से यहाँ गोली जाती है। कुछ पता ही नहीं है, कुछ कर नहीं रहे, आवाम ऐसी घूम रही है, गोलियां खा रही है। गली में दरवाजे के आगे रक्षा खड़ा हुआ, पूरा रक्षा चिन्नी किया हुआ गली के अंदर। अच्छा, इस सामने गली में जो वैसा स्ट्रेट फायर मारे। ये देखें कि ये जो रक्षा है, इसको इस रक्षे पे फायरिंग हुई है। ये रक्षा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और इसके शीशे टूटे हुए। ये रिक्शे का मालिक कहाँ पे है? अच्छा, इस इलाके के जो बुजुर्ग हैं, आप पिछली दफा भी जब मैं यहाँ पे आया था तो आप ये कह रहे थे कि हम लोगों का आपस में कोई ऐसी बात नहीं थी, आप मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये वहाँ से सरपसंद आए यहाँ पर, इस आबादी के ऊपर से जो कर रहे हैं, ये इनका ये नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं ऊपर से। ये सरपसंदों का काम है, किसी और का काम तो नहीं। पहले लोग मिलजुल के रहते थे, अगर ये वो आते हैं तो वो लोग भी जानते होंगे उनको कहाँ से आते पहाड़ी पर से हैं। इस इलाके के लोग ये कहते हैं कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है, बाहर से कुछ लोग आते हैं, ऊपर से गोलियां चलाते हैं। जब गोलियां चल रही होती हैं, लाशें गिर रही होती हैं, तो उस वक्त रेंजर्स और पुलिस नजर नहीं आती, कहीं पे नजर नहीं आती। और वो 100 लोग, 100 से ज्यादा लोग जो यहाँ पे मारे गए, जो सब के सब पाकिस्तानी और मुसलमान थे, आखिर उनका कातिल कौन है? ये हुकूमत के लिए है, जवाब भी हुकूमत को देना है कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या आपने किसी एक शख्स के कत्ल की भी इंक्वायरी की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? लोग ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आए आप लोग, अब आए, देखो हमारे घरों का इन्होंने हमारे बच्चे उठा लिए, मार दिए। अब आए आप लोग, पहले से क्यों नहीं आए आप ये बताओ। हमने बच्चों की बच्चे लाशें पड़ी हैं यहाँ, हमारे बच्चे तो उनको मार रहे हैं, उन दूसरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बच्चे से तड़प रहे, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मंसूर हम लोगों से नहीं देखा गया। हुकूमत से ये हम लोगों को नहीं चाहते, कौन को न तहस कर दे, हम लोग नहीं देख सकते ये खून खराब। हम क्या करें, अमन चाहते हैं हम लोग, अमन के लोग। इन लोगों ने हमारी बर्बादी कर दी। हमारी ऐसी हालत हो गई, इनसे कर करके हमारा दिल परेशान हो गया। हमारे जवान बच्चे ऐसे हो गए, मार दिए करके ना। हम क्या करें, कैसे जिए यहाँ कस्बा में। हमारी हालत ऐसी हो रही है कि बेटा इनका क्या होगा, कैसे ये होगा, यहाँ कराची में अमन कैसे होगा, कैसे अल्लाह कराएगा मेरा मौला। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, लोग जो हैं वो हुकूमत पे लान तान कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब से
اور حکومت سے کہ جب یہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت یہاں پہ نظر کیوں نہیں آ رہی تھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں پہ تھی؟ یہ کون لوگ تھے جو ادھر ادھر سے آگے کالونی میں فائرنگ کرتے رہے؟ تمام چاروں طرف سے گولیاں برستی رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پریشان, دودھ کے لیے پیاسے رہے, مرتے رہے. اب بھی پانی بند ہے کالونی کے اندر, بتی بند ہے, آپ کچھ کرائیں اس کے لیے. آپ کا کیا نام ہے؟ اللہ بخش میرا نام ہے. اللہ بخش, آپ کا رکشہ تباہ ہوا ہے؟ رکشہ تباہ, گولیوں سے شیشے میشے آگے پیچھے سارا چھینی ہوا پڑا. ابھی روزی روزگار پہ نہیں جا سکتے, رکشہ ابھی کھڑا ہوا ہے. اچھا, وہی روزی روزگار تھا ہمارا, ہم وہاں سے پیچھے سے پھیر ہے, سارا پورا تباہ ہو گیا. تو یہ جو جب فائر آیا پیچھے سے آیا, کس نے تباہ کیا؟ یہ ابھی کیا معلوم ہو سکتا ہے کس نے کیا. ایمرجنسی فائرنگ ہو رہی تھی جیسے برسات ہو رہی ہو, گولیوں کی برسات تھی. گولیوں کی برسات تھی. بارش ہو رہی ہو, ایک دن رات ایسی گولی چلی, 5 آدمیوں کو نکلنا دوبر ہو گیا. ہمارے A1 سیکٹر میں جا کے دیکھو, گھر کے گھر تباہ ہو گئے, جلا دیے. یہ جو رکشے والا ہے اس کی کس سے دشمنی تھی؟ کسی سے کوئی دشمنی نہیں, اپنے بچوں کا روزگار کرتے. ہماری کس کی کیا دشمنی ہے؟ کسی سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں. سر انتہا یہ تھی کہ سر جب یہاں وہ مطلب کہ بندہ جنہوں نے شہید کر دیا ہماری گلی میں کارنر پہ, تو اس کو اٹھانے کے لیے ایمبولینس سر آئی آدھے گھنٹے بعد, کیونکہ کوئی پروٹیکشن نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی. تو سر جب اس کو اٹھانے لگے اس وقت بھی اس کو شدید فائرنگ کی گئی سر, اور وہ جو چیپا والے تھے اٹھا رہے تھے ان کو صحیح سر, اور اس کے ساتھ بھائی تھا چھوٹا جس کا بھی شہید ہوا ہے. تو انہوں نے سر اس کو جب موو کرنے لگے اس کو, تو اس اوپر جو شٹر لے کر آ رہے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے شدید فائرنگ کی ہے سر, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا سر. ان لوگوں کو بھی جو ان کو ریسکیو کر رہے تھے سر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر وہاں پر ہماری کارنر بھی جو ہے بچہ تھا, 2 مہینے کا بچہ معصوم سر, وہ بیچارہ شدید اس کو بیمار تھا, وہ بخار تھا, پتہ نہیں کیا. تو وہ جو ہے سر وہاں پر جو ہے انہوں نے بڑی کالنگ کی, اس کے بعد کہیں جا کے سر جو ہے بختربند گاڑی آئی ہے اور اس کو انہوں نے ریموو کیا ہے سر. یہ سچویشن تھی, کوئی چیز اندر نہیں آ رہی تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھا ہمارے کو. سب 4 دن کے بعد ہم لوگ کس طرح ہم نے گزاری ہے یہ اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں سر. بھوکے ہمارے بچے سر, یہ بیمار بچہ, اس کو بخار تھا سر, ٹھیک ہے سر. اب ہم لوگوں نے پٹیاں رکھ کے کیا سر, یہ بھیا کسان بچہ ہے معصوم سر. یہ سچویشن تھی یہاں پہ. جی وزیر داخلہ صاحب سے صرف ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو آرڈر پاس کیا فرائیڈے کو, اگر وہ چیز یہ منگل یا بدھ کے دن بھی آرڈر پاس کر لیتے تو اتنی جانوں کا اتنے مال کا نقصان نہیں ہوتا. آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جو چیز وہ آرڈر ان کو دینا ہے وہ فوراً بھی دے سکتے ہیں. 4 دن سوچنے کا کیا مطلب ہے کہ 4 دن تک خون ریزی ہوتی رہی, گولیاں چلتی رہی, لوگ بھوکے مرتے رہے, بچے دوائی دودھ کو بلکتے رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی کرنے والا نہیں تھا. فورسز باہر کھڑی ہوئی تھی, وہ کلیئر یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے کہ ہم آگے آگے کاروائی کر رہے ہیں. گھر زیادہ کر دیا, قرآن پاک بھی جائے, ایک چیز نہیں بچی میرے ٹھکانا رہنے کا, کہیں بھی نہیں. میرا میاں ٹھیلا لگاتا ہے, 5 دن تک بچوں کو بھوکے پیاسے. ادھر آپ کا گھر کہاں پہ؟ یہ ادھر A1 کی طرح کے ایریا میں آگ لگا دی. میرا تو سب کچھ فرنیچر برتن, ایک کھانے کو برتن نہیں ہے. میری 11 بھینسیں لے گئے ہیں, پہلے 5.5 لاکھ. آپ کی 11 بھینسیں لے گئے ہیں, 2 گولی سے مر گئی ہیں, 5.5 لاکھ مانگے. آپ لاہور کے رہنے والے؟ ہاں جی, لاہور شہر کے رہنے والے. ہم پنجابی کے ناطے ہوئے ہمارے 11 مال لے گئے, 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے. گھر پہ چلو. اچھا آپ پنجابی ہیں, آپ کو بھی نہیں چھوڑا؟ نہیں, یہ ہمارا گھر ہے, بھینسوں کو بھی گولی لگی. 2 بچیاں نے مارا, سارا مال لے گئے. بھینسوں کو بھی لے گئے. کون لے کے گیا؟ یہ MC والا لطیف شیر خان نے ادھر سے بھینسیں دی ہیں, تالے توڑ میرے باڑے میں آ جاؤ. آپ کی مہربانی ہے, یہ دیکھو ہمارا تھوڑا سا. یہ دھوتی والا شخص جو ہے ننگے پاؤں بیچارہ اپنا دامن پھیلا رہا ہے اور انصاف مانگ رہا ہے. اس کی بھینسیں جو ہیں وہ اسے چھین کے لے گئے ہیں. 5 لاکھ مانگ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام گوگا باڑے والا, لاہور والا, لاہور شہر رہنے والا. میرا بیوی بچے دیکھو, میرا باڑا دیکھو. ساری مدد کرو, اسی غریب بندے لٹے گئے. ساری ساری پیسے لے گئے. پنجابی سانو سلا ملے. 5.5 لاکھ مانگ رہا خنان واڑے والا شیر خان. ایک بینس پہلے مدد کرو, مدد کرو, خدا دے واسطے, خدا دے رسول دے واسطے ساری مدد کرو. چھوٹے چھوٹے بچے انے سالہ تو اتنے رہ گئے, کوئی حاصل وصول نہیں ہو. ذمہ کو بکری اللہ کو کہتے ہیں ہمارا مال واپس لا دو. یہ 5.5 لاکھ مانگتے ہیں. یہ میری بچی ہے, میں نے 50,000 روپے کا سونا بیچ کے کے پاس لے کے جا رہا ہوں. 5.5 لاکھ مانگتے ہیں.
یہ میرا وعدہ توڑ کے میری پیسے لیے انہوں نے ادھر بند کری ہوئی ہیں. مدد کرو, انہوں نے بولو ساری مدد کرو. یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے؟ یہ پیٹرول ڈال کر کے نا اس کے اندر آگ لگا کے ادھر گولے بنا کے پھینکے گئے, پورے گھروں کے اندر ظلم کیا, بچوں میں اس قدر خوف و حراست پھیل گیا, بچے ذہنی پریشان ہو گئے, اس لیے بچوں کو لے کر کے نا یہاں پہ تحفظ نہیں تھا. حکومت سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ تو بتائیں نا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کپڑوں کو لپیٹ کر کے نا اس کے اندر ہے نا پیٹرول وغیرہ بارود وغیرہ بھر کے اور اس کے اندر کیمیکل وغیرہ پتہ نہیں کیا چیز, اور پورے گھروں کو یہ ہے نا تباہی کر دیتے ہیں. یہ جو سب گھر ہیں ان کو, ان کی کھڑکیاں توڑ کے, ان کے جو دیواریں ہیں ان میں سوراخ کر کے یہ جو لٹیرے اور قاتل تھے یہ داخل ہوئے اندر, اور اندر داخل ہو کے انہوں نے لوٹ مار کی اور گولیاں چلائی. یہ آپ کو ادھر تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے. یہ گھر جلا دیا گیا ہے اور اب یہ مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے. یہ گھر مکمل طور پہ جلایا جا چکا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس گھر کی دیوار میں بھی ایک سوراخ کیا گیا. اب اس سوراخ کو اس کے سامنے ایک لکڑی کا تختہ رکھ کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس گھر میں گھس کے اس کو جلا دیا گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے اندر سے سوراخ کر کے اور راستہ بنایا گیا, اور اس راستے سے کچھ لوگ جو ہیں اس علاقے میں داخل ہوئے, اور اس علاقے میں داخل ہو کے انہوں نے مزید مکانوں کی دیواریں توڑی. اکثر مکان خالی تھے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گولیوں کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں, جا بجا گولیوں کے نشانات ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ میدان جنگ ہے. اس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکان جو ہے اس کی دیوار کو توڑا گیا ہے. اب یہ دیواریں انہوں نے کس طریقے سے توڑی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی سخت گولیوں کی بوچھاڑ میں یہ لوگ دیواریں کیسے توڑتے جا رہے تھے. اور یہ اندر ایک یہ جلا ہوا مکان ہے. ایسا لگتا ہے کہ پہلے اس مکان کی دیوار کو توڑا گیا کیونکہ اس کا ملبہ جو ہے یہ اگلی طرف گرا ہوا ہے, اور توڑنے کے بعد اندر داخل ہو کے اس مکان کو جلا دیا گیا, اور اندر آپ کو جلا ہوا سامان نظر آ رہا ہے. اور پتہ نہیں کہ اس گھر کے مکین کدھر گئے. اس گھر کے مکین کدھر گئے جی, کچھ پتا ہے آپ کو؟ کرایہ جلے گا, سب کرایہ پہ یہاں تک سب اندر لیں, سب ٹوٹا ہوا ہے. یہ تمام مکان جو ہے یہ جلا ہوا ہے اندر سے, اور ایسا لگتا ہے کہ ادھر کافی لوٹ مار کی گئی ہے. یہ آپ کو اس جلے ہوئے مکان میں جو اس جلے ہوئے مکان میں بجلی کے کچھ بل نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ جو جلا ہوا مکان ہے اس میں جو لگتا ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. مسٹر محمد یاسین کا یہ گھر ہے, مکان نمبر A17/2 قصبہ کالونی منگو پیر روڈ کراچی. اور اس جلے ہوئے مکان میں اگر کوئی چیز بچی ہے تو یہ سوئی گیس کا بل ہے, یہ نہیں جلا. بہت المناک کہانی ہے. ایک ایسا سانحہ ہے جو پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ برپا کیا ہے. ہمارا یہاں پہ سفر جاری ہے قصبہ کالونی کراچی میں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنا سفر یہاں جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم قصبہ کالونی کے جس علاقے میں موجود تھے اس علاقے کے مکانوں کی دیواریں توڑی گئی تھی اور اندر آپ کو جلے ہوئے مکانات نظر آ رہے تھے. اب اس علاقے کے بالکل سامنے جو علاقہ ہے ہم اس طرف چلتے ہیں. جی یہ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ مسلم آباد. یہ ادھر بھی غریب لوگ ہیں, آپ بھی غریب لوگ. ہمارا بھائی ہے, ہمارا بھائی ہے, ہم دشمن نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیچ میں لڑوانے والا ان لوگ تو بھی بیچ میں آتے ہیں, لوگ بیچ میں کام کر جاتے چلے جاتے ہیں. میری بات ہے, آپ نے کہا وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, وہ بھی پاکستانی آپ بھی پاکستانی, اور ایک اور بھی بات ہے وہ بھی غریب ہے آپ بھی غریب ہیں. تو یہ غریبوں کو آپس میں کون لڑا رہا ہے بھائی؟ بیچ میں کوئی بھی آتے ہیں وہ لڑوا کے چلے جاتے ہیں, بیچ میں ہم لوگ لڑتے ہیں بھائی. بھائی ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے, ہمارا گود میں بچے رحمان ملک صاحب بول رہے کہ ادھر طالبان ہے, کوئی طالبان نہیں ہے. یہ سارا امپی والا سب لوگ سارے مر رہے. یہ بتا دیں کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ مطلب یہاں پر طالبان لڑ رہے. طالبان کہاں سے آئے ہوئے؟ جب ان لوگوں کو پتہ ہے پھر اٹھاتے کیوں نہیں؟ سر یہ جو ہے نا یہ گولی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی گولی ہے. یہ گورنمنٹ کی گولی ہے, سرکاری گولی یہ نہیں ہے. یہ سرکاری گولی کا کام نہیں. LMG کس کے پاس ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. یہ ہمارے اوپر چلتے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم مزدوری کرنے آئے ہیں. یہ جو ہے نا اچھا وہ بھی کہتا ہے, اس طرف بھی کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی گولی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو گورنمنٹ کی گولی ہے.
बिल्कुल ये गवर्नमेंट को दिखा दो, हमारे पास कितना गोलियां है वो हम दिखा देंगे, कैमरे में ले आओ वो। ये गोलियां इसराइली 500 की पट्टी 3 सेकंड में चल रही है। इस आबादी के ऊपर चलाई जा रही है। ये तो रेंजर के पास भी ये रेंजर्स के पास नहीं, रेंजर्स को हमने दिखाई, आर्मी को हमने दिखाई, ये पाकिस्तानी नहीं है, किसी फोर्स के पास, किसी भी फोर्स के पास नहीं है। हम उधर जाते हैं, वो भी गोलियां दिखाते हैं, जले हुए मकानात दिखा रहे हैं, ये भी हमें गोलियां दिखा रहे हैं। ये गोलियां एक दूसरे पे चलाई गई हैं। ये आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत शर्म का मुकाम है कि हम एक दूसरे पे ये गोलियां चला रहे हैं। ये सुराख देखे सर, ये छोटा बंदूक की गोली नहीं है सर, ये सुराखे देखे, ये छोटा बंदूक की गोली नहीं है। ये देखो बड़ी बड़ी बंदूकी चली हुई है। हमने कौन सा जुल्म किया, खुदा के लिए हमारा कुछ करे। हुकूमत से हमारा दरख्वास्त है, मीडिया से मेरी बात सुने, हमारे पास एक मिनट आप कह रहे हैं हुकूमत कुछ करे, हुकूमत तो नजर नहीं आ रही, आप खुद क्यों नहीं कुछ करते? खुद भी तैयार है। मेरी बात सुने जी सर, मैं उधर से कुछ बुजुर्ग बुलाता हूँ, बिल्कुल, और आप इधर से अपने बुजुर्गों के साथ उनसे बातचीत करें। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल हमारा भाई, हम दुश्मन तोड़िए। ये आपकी मस्जिद पे भी फायरिंग हुई है? हाँ, मस्जिद पे भी फायरिंग हुआ, घरों पे भी फायरिंग हुआ है। असल मसला मेरे साहब ये है कि सबसे बड़ी गलती हमारी हुकूमत की है, क्योंकि हुकूमत अमन कायम नहीं कर सकते। जब हुकूमत ने ऐलान किया कि भाई रेंजर आ गए तो आधे घंटे में अमन कायम हुआ। आखिर ये लोगों को क्यों लड़वा रहे हैं, लोगों को क्यों मरवा रहे हैं? लोगों के घर उजड़ गए हैं। अभी 10 दिन से इस इलाके में पानी नहीं है, बिजली ट्रैप है, तो हुकूमत ये मसाइल क्यों हल नहीं करते, आवाम को लड़वा रही है। हुकूमत तो पता नहीं आती है नहीं आती, आप लोग खुद जाके एक दूसरे को गले क्यों नहीं लगाते? हम एक दूसरे को गले कैसे लगाएंगे जब एक नीचे से फायरिंग हो रही है और वो हमें दूसरे से बातचीत तो करें ना एक दूसरे से। वो आए तो हम बातचीत के लिए तैयार है, गले लगाने के लिए भी तैयार है, हम गले लगाने के लिए भी तैयार है। हमारे भाई है, हमारे दुश्मन नहीं है। कराची किसी के बाप का जागीर नहीं है, ये हम सब लोगों का है। ये पाकिस्तान की दिल है, ये शहर है, इसमें हमारा भी हक है, माजरों का भी है, सिंधियों का भी है, पठानों का भी है, सराउकियों का भी है। जो भी पाकिस्तान में आबाद है उसमें कराची पर आने जाने का सबका हक है। हम सबके हक तस्लीम करते, हमारे हक को तस्लीम करें। ये बुजुर्ग जो है और ये बुजुर्ग, हम इनकी आपस में बात करना चाह रहे हैं। आप आए जी जरा, आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मजीद कुरैशी है। अब्दुल मजीद साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद। अच्छा, आप भी मुसलमान? हम अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान। अच्छा, अब ये इधर मैंने दोनों तरफ के हालात देखे हैं, दोनों तरफ हालात खराब हैं। दोनों तरफ हालात खराब हैं। अगर हम गली में भी जाते हैं तो खतरे से जाते हैं। अब मुझे एक बात, मैंने पहले भी आपसे बात की कि आप भी कह रहे हैं हुकूमत इन हालात की जिम्मेदार है, आप भी ये कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप दोनों साथ, अगर आप साथ खड़े हो जाएं, ठीक है? हाँ, या अपना पख्तून स्पीकिंग है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं, आप लोग एक मेरी बात सुनो, जब हम मुसलमान हैं, एक पुराने पाक का मैं आपको एक मुख्तसर एक बात बतलाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, एक नोकीली चीज दिखा के डरा देना मुसलमान को, उसके ऊपर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हदीस आई कि वो जहन्नमी हो गया, और जो खून खराबा करे, कत्ल और गारत करे, तो उसका जवाब क्या होगा? ठीक है। अच्छा, अब आपने बिल्कुल सही बात की, मेरी बात तो सुने। एक होके मुत्तहिद होके रहे ना, तो आप हाथ तो मिलाए ना पहले एक दूसरे से। बुजुर्गों, ये बेगुनाह मरे क्यों मरे? ये हमारी आप लोगों की गलती है, हमारी आप लोगों की गलती है। यार आप चुप रहे ना, बुजुर्गों को बात करने। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरे भाई बात सुनो, हम अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं। देखो हर जगह अमन कमेटियां बन चुकी हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे नीचे वाले ऊपर वाले मिलकर बैठकर इस बात का कोई हल निकाले, ताकि जैसे पहले हम आपस में भाई भाई थे, इस तरीके से हम आपस में भाई भाई बने, एक दूसरे का दुख और तकलीफ एक दूसरे पे बांटे। इस पे आप इनसे बात करने के लिए तैयार हैं? आप इन लोगों से बात करने पे तैयार हूँ। आप भी अपने बच्चों को समझाएं कि एक अमन का देवारा बन के रहें, हम भी अपने बच्चों को कहेंगे देखिए अमन का देवारा बन के रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पख्तून जिंदाबाद, माजिर जिंदाबाद। ये तो बहुत ही अच्छी बात कर रही, हाथ भी तो मिलाओ, हाथ मिलाओ एक दूसरे से, गले मिले ना, एक दूसरे से गले मिले। वेल डन, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को गले मिलवा दिया हमने। पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, अब आप लोग एक दूसरे से बातचीत करें। देखिए हम ये साथ कि इनके 4 आदमी जो जिम्मेवार आदमी हो, बड़े बुजुर्ग आदमी, वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें, आए हमारे साथ बैठे, कमेटियां, माली कमेटियां बनाए, अमन कमेटी। जब अमन आएगा, जब तक माली कमेटियां नहीं बनेंगे, जैसे और जगह में बन चुकी हैं,
अमन अमान है, कुछ भी नहीं है। हुकूमत हमारे लिए कुछ चले आप कमेटी बनाए। मैं कहता हूँ कि कमेटियों से अमन नहीं होता, अमन हम लोग आपस में रखने से अमल होता है, महल्लेदारी से अमन होता है। हम कमेटियों को बीच में रखने से अमन नहीं होता। हम इत्तेहाद होके रहे, आप एक मुतहदा कमेटी बना लें आपस में, ठीक है? चले बैठेंगे तो अच्छा, अभी आप सब लोग सुन रहे हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ बैठ के जिरगा करें, कमेटी बनाएं, अमन कमेटी बनाएं, और जो बच्चे हैं दोनों तरफ के वो भी इसमें रोल प्ले करें, नौजवान भी रोल प्ले करें, और इस इलाके में अमन आपको खुद कायम करना है। कोई यहाँ पे अमन कायम करने नहीं आएगा, ये आपका अपना जो है मसला है, खुद आपकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पाकिस्तान। और एक वक्फा और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। ये औरंगी टाउन का इलाका दाता नगरी है। यहाँ पर पिछले 5-6 दिन के दौरान बहुत कत्लो गारत हुई है, बहुत लूटमार हुई है। यहाँ पे घरों की दीवारों के अंदर सुराख किए गए और घरों को लूटा गया और घरों को जला दिया गया और मासूम और बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मैं एक ऐसे मकान के दरवाजे पर खड़ा हूँ जिस मकान के अंदर दाखिल होकर इसको जला दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? शब्बीर। ये आपका घर है? जी जी आपका? बेटी के जहेज का सामान था, 50,000 रुपए थे, जेवर। आपकी बेटी के जहेज का सामान था? जी अपना सामान घर का सब था। हम लोग यहाँ से जा रहे थे मगर सामान, ये जो अंदर सिलाई मशीन नजर आ रही है ये आपकी बेटी के जहेज की? हाँ सब बिस्तरे थे, सब सामान सब जल गया। अच्छा, बिल्कुल राख हो चुकी है। तो अब यहाँ सारा घर का मकान सारा जल गया, सामान जल गया। अब किधर रहते हैं? अभी फिलहाल घर चेंज करके मेट्रो रेल की तरफ चले गए। क्या करें ऐसे हालात में? क्या ऐसे बाहर घर के कपड़ों में खाली एक जोड़े में गए और सब कुछ पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कपड़ों की हालत देखो, 7 दिन से इस तरह। तो आपकी किसी से दुश्मनी थी? कुछ नहीं थी, बस ये हालात की वजह से ऐसे हो गया। वो कहते हैं ना कि उसको दो तर्जिया नाम दे दिया, माजर और पठान का लड़ाई हो। हम लोग ने किसी से कोई लेना देना नहीं था, बेवजह जो है घर को नुकसान दे दिया। अस्सलामुअलैकुम बहन, आपका नाम क्या है? नूर बीबी। नूर बीबी, ये आपका मकान इधर जला हुआ है और इधर कुछ आपने कपड़े बच्चों के साथ अभी तक घर के अंदर है आप? जी मैं अभी आई हूँ। अभी आई? हाँ। तो ये कब जला आपका मकान? इसका 8-10 दिन हो गई। अच्छा, तो ये आपके बच्चे महफूज रहे हैं? बच्चे तो हमने निकाले थे। हाँ। उसी रात जिस रात ये मकान जल गया। जी। तो कितना नुकसान हुआ आपका? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मकान भी खराब हो गया और ऊपर लेटरिन था वो भी खराब हो गया, बर्तन भी टूटी गई है। हाँ, गोलियों से लगी बर्तन। अच्छा, ये उस तरफ भी औरतें जो है उनका यही हाल है, वो कहती हैं कि हमारा घर बर्बाद हो गया, घर जला दिया। आपका भी घर जला दिया। कोई आप के पास कोई तरीका है, कोई तजवीज है कि आप औरतें एक दूसरे के साथ मिलकर अमन किस तरह कायम करें? हम लोग आपस में अमन कायम कैसे करेंगे? ये लोग तो हमारे ऊपर पत्थर बरसा रही है, गोलियां बरसा रही है। हाँ। तो औरतें अगर एक दूसरे से बातचीत करें तो मसला हल नहीं हो सकता? ऐसी औरतें नहीं है। अच्छा। हाँ, ज्यादा अनपढ़ है। ये देखें, आपको एक जला हुआ घर नजर आ रहा है? मेरा गरीब बेटा घर है। मेरा गरीब बेटा है, मेरा शुगर की मरीज है, मेरा पत्थर मार दिया हुआ है। ये गरीब इंसान ऐसे है, गरीब इंसान ऐसे है। मेरे शुगर 500 है, मेरा गरीब बेटा है, इसको खाली कपड़े सब जल गया। मेरा एक गरीब इंसान है, आदमी गरीब इंसान एक बार बंद हो गया। ये पटरी ब्लैक पोल टूट गया। इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। मेरा 500 शुगर है, मेरे को बटर मार दिया, मेरा सब जख्म है, मेरा सब जख्म है। ये इंसाफ है, इंसाफ है। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और ये औरंगी टाउन में आखिरकार पाकिस्तान का परचम बुलंद किया गया। पाकिस्तान का परचम ANP के परचम से ऊपर है। ठीक है, सियासी जमातों के परचम भी लहराएं, लेकिन पाकिस्तान का परचम भी लहराएं और पाकिस्तान के परचम को फौकियत दें पार्टी के झंडे पे। ये अलीगढ़ के इलाके में ज़मान मार्केट है और इस मार्केट को जला दिया गया है। आप देख रहे हैं ये सारी की सारी मार्केट जो है ये जली हुई है। यहाँ पे बहुत सी दुकानें जल गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुल तवाब। यहाँ पे आपकी भी दुकान थी? हमारे कानून में दुकान। उसको जला दिया? ये किस दिन जलाई गई है?
یہ جمعے والی رات تقریباً 4:30 بجے. تو جب آپ کی مارکیٹ جلی تھی تو پولیس یا کسی رینجرز کو بلایا آپ نے؟ تو اس ٹائم جب ہم لوگ آئے یا تو آگ لگے ہوئے تھے نا, سارے دکان جل چکے تھے. تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا آگ لگانے والا؟ اس ٹائم تو کوئی روکنے والا نہیں. میرا نام گل بھائی ہے اور میں علی گڑھ بازار کا صدر ہوں, اور یہ مارکیٹ 10 دن سے متواتر بند ہے, اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے کہ پورا یہ جو بازار ہے یہ پورا بند ہے. اور ابھی تک جو ہے نا ہم نے سیکورٹی کے لیے جو رینجر کے لیے حکومت ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے. حکومت ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی ہے. اور ایک بات میں جیو کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر اور پختون دونوں بھائی ہیں ہم, کیونکہ یہاں تاجر برادری ہے, ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. میں اس مارکیٹ کا صدر ہوں اور متواتر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کسی طریقے سے یہ بازار کھلے یا امن و امان. ادھر مہاجر بھی ہیں؟ ہاں, یہ مہاجروں کی دکانیں بھی ہے, اس کے اندر تقریباً 150 دکانیں مہاجروں کی. کدھر دکھائیں گے آپ؟ اس علی گڑھ مارکیٹ میں پشتو بولنے والوں کی بھی دکانیں ہیں, اردو بولنے والوں کی بھی دکانیں ہیں. یہ پشتو بولنے والے جو ہیں یہ اس مارکیٹ کے صدر ہیں, ان کے ساتھ اردو بولنے والے بھی کھڑے ہیں. کوئی آپ لوگوں نے یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا ہے؟ یہ ہمارے صدر صاحب ہیں. آج اب بڑی مشکل سے ہم لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں اور سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی دکانیں کھولیں تاکہ کل کو یہ مارکیٹ کھل جائے, سب امن ہو جائے. اب یہ بھائی لوگ آئے ہیں, تھوڑا سا مل کے تعاون کریں کہ سب. ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کو ان سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ نہیں, ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ آپس میں سب ہم بھائی ہیں, ان سے کوئی خطرہ نہیں. آپس میں ہم سب ایک ہیں. اچھا, آپ آپس میں سب ایک ہیں, تو آپ لوگ اگر متحد ہو جائیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو آپ نہ صرف شکست دے سکتے ہیں بلکہ اس کو پکڑ کے اس کو قانون کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں؟ یہ چند لوگ آتے ہیں, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, بس وہ آگے فائرنگ کرتے ہیں, خوف و ہراس پھیلاتے ہیں اور مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. ہمارے جو تنظیم ہے اس میں اردو بولنے والے بھی ہے, پشتو بولنے والے بھی ہے. ہم تاجر برادری, ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہم اپنا سرمایہ کاری استعمال کریں اور ملک کے ترقی کے راہ میں ہم گامزن ہوں. اس کو یہاں سے سوراخ کر کے اور اندر سارا مکمل سامان لوٹ کے لے گئے اور اس کے بعد جلا دیا گیا ہے. اسپتال کی مرد ہے نہ آگے آگا ہم بسوک کئی منگلا خاون میں پکی لگے آگے ہم میرا سوک کئی. آپ کا خاون زخمی ہے؟ ہاں, مرد ہے. مر گیا آپ کا خاون؟ مر گیا. باپ بھی مر گیا, ماں بھی مر گیا. قصبہ کالونی, اورنگی ٹاؤن اور علی گڑھ کے علاقے میں 100 سے زائد پاکستانی مارے گئے. ان میں اکثریت غریبوں کی تھی. مرنے والوں کی اصل شناخت ان کی زبان نہیں بلکہ ان کی غربت تھی. ان غریبوں نے اپنے پیچھے غریب بیوائیں اور غریب یتیم بچے چھوڑ دیے. ان غریب بیواؤں کا دکھ آپ اردو میں سنیں یا پشتو میں, لیکن ان سب کے دکھ سانجے ہیں, درد سانجا ہے اور کہانیاں بھی زیادہ مختلف نہیں. ان سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ حکومت سے انصاف کے طلبگار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزرگ پاکستان کا جھنڈا لے کے آ گئے ہیں, پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ فاجہ احمد. اچھا, تو آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے. پاکستان پاکستان. ہمیں سیاسی جماعتوں کے جھنڈے اتار کے اپنے گھروں پر اور عمارتوں کی چھتوں پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرانا ہے. جس دن ہم یہ سبز ہلالی پرچم لہرائیں گے پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا. کیمرہ مین ہمران الیگزینڈر کے ساتھ مجھے قصبہ کالونی کراچی سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ امن ضرور قائم ہوگا. پاکستان